फेब 2000 की बात है जब एक लड़की मारे लागू नाम का क्लब जो कि डोनाल्ड ट्रंप का क्लब था उसमें एज अ स्पा अटेंडेंट काम करती थी और उस वक्त उस लड़की की एज 16 साल की थी। एक दिन क्या हुआ कि एक सुपर रिच लेडी जो डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क और बिल क्लिंटन के साथ उठती बैठती थी वो उस क्लब में आती है और उस 16 साल की लड़की से वो मिलती है जो उसे कहती है कि कहाँ तुम इन छोटे मोटे पैसों के लिए काम कर रही हो। मेरा एक बिलियनेयर दोस्त है जिसे ट्रैवलिंग मैस्यूज यानी कि मसाज प्रोवाइडर की जरूरत है। मैं उसे तुम्हारा रेफरेंस देती हूँ, तुम जाओ और वहाँ काम करो। वहाँ तुम्हें ज्यादा पैसे भी मिलेंगे और एक लग्जरियस लाइफस्टाइल भी। ये ऑफर उस 16 साल की लड़की के लिए एक सिंड्रेला मोमेंट था क्योंकि उसे एक बिलियनेयर के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। इसीलिए वो उस सुपर रिच लेडी को हाँ कर देती है। उसके बाद वो सुपर रिच लेडी उसे शॉपिंग करवाती है, महंगे महंगे कपड़े दिलवाती है और उसके बाद उसे वो एक लग्जरियस मेंशन में लेकर जाती है। और इस सब के बाद उस 16 साल की लड़की के साथ जो कुछ होने वाला था वो उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। 16 साल की लड़की कौन थी पता है? ये वर्जीनिया ग्रिफ्यूज जिसने रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड्रयू के अगेंस्ट एब्यूज केस फाइल किया था। इस फोटो में ये जो पीछे खड़ी लेडी दिख रही है ये वही सुपर रिच लेडी है जिसने वर्जीनिया को अपने जाल में फंसाया था। इस लेडी का चेहरा अच्छे से याद रखना क्योंकि इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में ये लेडी उस इंसान से भी बड़ा रोल प्ले करती है जिसके ऊपर हम ये डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, जेफरी एप्स्टीन। इस एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्री को लेकर यहाँ सिर्फ मैं बस इतना ही कहूंगा कि जेफरी एप्स्टीन को लेकर एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री होने वाली है जो इंडिया तो क्या पूरी दुनिया में किसी ने नहीं बनाया होगा। इस डॉक्यूमेंट्री में जेफरी एप्स्टीन के बारे में हर वो एक रिसर्च की गई है जो मेन स्ट्रीम मीडिया और पब्लिक डोमेन में इजिली अवेलेबल नहीं है। जेफरी एप्स्टीन जैसे क्रिमिनल ने कैसे अपना एम्पायर खड़ा किया और कैसे उसने अंडर एज लड़कियों को अपने स्कैंडल के लिए मैन्युपुलेट किया। If you all each had one word or sentence, how would you describe Jeffrey Epstein? A master manipulator. A charismatic monster. A master manipulator. Very cruel. And that's why it was so terrifying. कैसे उसने दुनिया भर के टॉप क्लास लोगों के साथ कनेक्शन स्टेबलाइज किया और कैसे वो उन्हें अपने आइलैंड पर बुलाकर उन्हें कंट्रोल करता था और कैसे उसने एप्स्टीन फाइल बनाया। आज हम सब कुछ डिकोड करने वाले हैं इस एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्री में। आपको अगर बिलियनेयर बनना है तो पूरी दुनिया में मोटा मोटा सिर्फ दो ही रास्ते हैं। एक, या तो आप कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बना दो जिसे पूरी दुनिया यूज करे, जैसे बिल गेट्स, एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स इन लोगों ने किया। या तो आप इन्वेस्टिंग की दुनिया के बादशाह बन जाओ जैसे कि वॉरेन बफेट बन गए। लेकिन अगर आप जेफरी एप्स्टीन को देखो तो ना ही उसके पास कोई फैक्ट्री थी, ना ही कोई सॉफ्टवेयर कंपनी और ना ही कोई पब्लिक हेज फंड था। बावजूद इन सब के उसका दुनिया के सबसे अमीर और पावरफुल लोगों के बीच में उठना बैठना था। उसका अगर आप पास्ट देखो तो वो एक कॉलेज ड्रॉप आउट और एक मामूली सा मैथ का टीचर था। 1974 में उसके पास खुद के फ्लैट लेने तक के पैसे नहीं थे और कैसे अगले 16 ही सालों में वो न्यूयॉर्क के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मैंशन का मालिक बन गया था। देखो यहाँ सवाल ये नहीं है कि जेफरी एप्स्टीन ने अंडर एज लड़कियों के साथ क्या किया, वो तो आप सभी जानते हो। सवाल ये है कि ये सब करने के लिए उसके पास इतना पैसा और कनेक्शन आए कहां से और क्यों दुनिया भर के बड़े बड़े पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन एक ऐसे आदमी पर ट्रस्ट कर रहे थे जिसका फाइनेंस की दुनिया में कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं था। देखो एक बहुत ही पुराना रूल है जो पुलिस से लेके सीबीआई तक बड़ी बड़ी एजेंसीज यूज करती हैं, एंड दैट इज कि अगर आपको क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना है तो सबसे गोल्डन रूल है फॉलो द मनी। अगर आपको समझना है कि एप्स्टीन कौन था तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि उसके बैंक अकाउंट में सबसे बड़ा अमाउंट आया कहां से। इसीलिए इस डॉक्यूमेंट्री के पावरफुल चैप्टर में हम मनी ट्रेल को फॉलो करने वाले हैं जिससे एप्स्टीन इतना अमीर बन गया। और इसके बाद आपको यहाँ पर एक पैटर्न दिखने लग जाएगा जिससे ये केस काफी हद तक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। 1974 जेफरी एप्स्टीन बस 21 साल का लड़का था और वो कॉलेज ड्रॉप आउट भी था। बावजूद इसके वो डाल्टन स्कूल में फिजिक्स और मैथ पढ़ाता था। अब ये डाल्टन स्कूल न्यूयॉर्क का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्कूल है जहां सिर्फ अमेरिका के अमीर घरों के बच्चे ही पढ़ते हैं। इसीलिए इस स्कूल में जॉब मिलना मतलब किसी भी इंसान की लाइफ सेट है, अच्छी सैलरी मिलती है और सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी मिलती है।
लेकिन इस स्कूल को ज्वाइन करने के पीछे एप्स्टीन का मकसद वहां जाकर पढ़ाना नहीं बल्कि कुछ और ही था, लेकिन वो नहीं जो आप सोच रहे हो। इस स्कूल को ज्वाइन करने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इलाइट लोगों से नेटवर्किंग करना था, क्योंकि एज आई टोल्ड यू यहाँ सिर्फ अमीर घरों के बच्चे ही पढ़ते हैं। वहाँ पर एप्स्टीन का एक स्टूडेंट था जो एस ग्रीनबर्ग नाम के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा था, और ये जो ग्रीनबर्ग थे वो बियर स्ट्रीट के एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक के चेयरमैन थे, इसीलिए उन्हें वॉल स्ट्रीट के मोस्ट पावरफुल लोगों में से माना जाता था। और ये जो ग्रीनबर्ग थे उन्हें एप्स्टीन जो उस समय सिर्फ 20-22 साल का लड़का था उसकी पर्सनैलिटी में कुछ क्रोमैटिक सा नोटिस होता है, इसीलिए वो उसे डाल्टन स्कूल से निकालकर सीधा वॉल स्ट्रीट में एंट्री दिलवा देते हैं। आपको पता है वॉल स्ट्रीट एक ऐसी जगह है जहां पर सिर्फ एंट्री करने के लिए लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से MBA करते हैं, सालों तक मेहनत करते हैं, लेकिन एप्स्टीन को ये सब बिना किसी डिग्री के मिल गया था। और ना ही सिर्फ एंट्री मिली थी बल्कि अगले 4 सालों में यानी 1980 में वो बियर स्ट्रीट के लिमिटेड पार्टनर्स में से एक बन चुका था। लेकिन साल 1981 में उसे बियर स्ट्रीट से अचानक निकाल दिया जाता है। इसका ऑफिशियल रीजन ये बताया जाता है कि उसने माइनर रूल्स ब्रेक किए थे, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि एप्स्टीन ने वो कंपनी खुद छोड़ दी थी, क्योंकि उसे जो उस कंपनी से सीखना था वो सीख चुका था, और वो था अमीर लोगों का पैसा कैसे छुपाया जाता है। 1981 में जब एप्स्टीन बियर स्ट्रीट से बाहर निकलता है तो वो एक बंदे से मिलता है जिसका नाम था स्टेफन हॉफनबर्ग, और ये स्टेफन हॉफनबर्ग उस समय एक टावर्स फाइनेंशियल नाम की कंपनी चलाता था जो कि लोगों से पैसा लेती थी और उन्हें हाई रिटर्न्स का वादा करती थी। अब आगे हॉफनबर्ग की इस कंपनी में एप्स्टीन की एंट्री होती है। दोनों मिलकर एक साथ काम करने लगते हैं। इस कंपनी में एप्स्टीन अपने क्लाइंट के शेल कंपनीज और ऑफशोर अकाउंट को मैनेज करता था, लीगल लूपहोल्स को यूज करके अपने क्लाइंट की मनी लॉन्ड्रिंग और कंसल्टिंग प्रोवाइड करता था। लेकिन आगे जाकर पता चलता है कि एप्स्टीन और हॉफनबर्ग सिर्फ एक पॉन्जी स्कीम चला रहे हैं, यानी फेक नंबर्स और डाटा दिखाकर बस एक फाइनेंशियल फ्रॉड कर रही थी, और एक मूवमेंट पर जाकर ये फ्रॉड अराउंड $450 मिलियन तक पहुंच गया था। और फिर एक दिन इन पर FBI और SEC यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की नजर पड़ती है और इन दोनों का स्कैम पकड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही शॉकिंग चीज होती है। अब होता यह है कि हॉफनबर्ग को 20 साल की सजा हुई, लेकिन एप्स्टीन को ना ही जेल हुई और ना ही उस पर फाइन लगे और ना ही उस पर कोई क्रिमिनल चार्जेस। इवन ये जो हॉफनबर्ग था इसने खुद कहा था कि एप्स्टीन इसका क्लोजेस्ट एसोसिएट है और कहीं ना कहीं वही इस स्कैम का आर्किटेक्ट भी था। लेकिन बावजूद इन सब के $450 मिलियन का स्कैम करने के बाद भी एप्स्टीन को कोई पनिशमेंट नहीं दी गई। तो फिर सवाल ये आता है कि एप्स्टीन को बचाया किसने, और क्यों FBI और SEC ने हॉफनबर्ग को पकड़ा लेकिन एप्स्टीन को छोड़ दिया। और यहीं पर एक नाम आता है जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नॉर्मली डिस्कस नहीं किया जाता है, डॉगलस लीज। लेकिन अब ये कौन है? ये डॉगलस लीज एक ब्रिटिश आर्म डीलर था और वो ब्रिटेन के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट को मैनेज करता था और मिडिल ईस्ट की कई कंट्रीज के साथ डील करता था। अब हुआ ये कि जब एप्स्टीन बियर स्ट्रीट से बाहर निकला था तब वो इस डॉगलस लीज के कॉन्टेक्ट में आया था, और उसी बीच लीज ने एप्स्टीन को सिखाया था कि इंटरनेशनल मनी मूवमेंट कैसे वर्क करता है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि डॉगलस लीज MI6 और CI जैसी एजेंसीज के साथ कनेक्टेड था, क्योंकि एज आई सेड कि वो एक आर्म डीलर था और कोई भी आर्म डीलर इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए एक एसेट की तरह होता है। और हॉफनबर्ग जो एप्स्टीन के वन ऑफ द क्लोजेस्ट बिजनेस पार्टनर में से एक था, उसने खुद बताया था कि एप्स्टीन डॉगलस लीज के नेटवर्क के थ्रू इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ काम करता है। हॉफनबर्ग ने तो ये तक भी कहा था कि एप्स्टीन इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ कनेक्टेड तो है ही, लेकिन साथ ही US जस्टिस डिपार्टमेंट के साथ क्लोजली एसोसिएटेड है, क्योंकि अब वो इन एजेंसीज के लिए एक यूजफुल एसेट बन चुका था। But it is very much so a possibility that Jeffrey Epstein was an intelligence asset working for adversaries. और इसीलिए $450 मिलियन का स्कैम करने के बाद भी हॉफनबर्ग को तो जेल हुई, लेकिन एप्स्टीन आजाद घूमता रहा। ये एप्स्टीन की लाइफ का वो फेज था जब वो स्कैमर की इमेज से एक इंटेलिजेंस एसेट बन चुका था और वो समझ चुका था कि अगर आप पावरफुल लोगों के लिए काम करोगे तो कानून आपको छू भी नहीं पाएगा। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी चीज मिसिंग है। यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि एप्स्टीन ने बियर स्ट्रीट और हॉफनबर्ग के साथ रहकर फाइनेंस की नॉलेज सीखी। उसने शेल कंपनीज और ऑफशोर अकाउंट को मैनेज करना सीख लिया और लीगल लूपहोल्स को यूज करके मनी लॉन्ड्रिंग करना भी सीख लिया था, और बाद में डॉगलस लीज की हेल्प से सीधा इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ कनेक्ट हो गया था। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो इस फेज तक एप्स्टीन सिर्फ एक प्यादा था, मतलब वो इसके उसके साथ एसोसिएट होकर अपना गुजारा कर रहा था
और थोड़े बहुत पैसे कमा रहा था। अभी तक उसके पास ना ही लाइट सर्कल का डायरेक्ट एक्सेस था और ना ही उसके अकाउंट में अंधा पैसा। लेकिन अब उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आने वाला था। 2019 में एप्स्टीन की डेथ हुई थी, वो भी यूएस के वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर प्रिजन में। हालांकि एप्स्टीन की डेथ भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डिबेटेबल है, सो उस पर आगे एक पूरा का पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है। लेकिन अभी के लिए बस इतना जान लो कि 2019 में जब एप्स्टीन की डेथ हुई थी तो उसकी नेटवर्थ $600 मिलियन से भी ज्यादा थी। और ये तो बस डॉक्यूमेंटेड नेटवर्थ है, अनडॉक्यूमेंटेड नेटवर्थ कितनी होगी ये किसी को नहीं पता है। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि आखिर एप्स्टीन के पास इतना पैसा आया कहां से और वो एग्जैक्टली करता क्या था। अगर आप देखो तो एप्स्टीन ने ना कोई फॉर्च्यून 500 कंपनी बनाई थी, ना कोई वर्ल्ड चेंजिंग इन्वेंशन किया था और ना ही लीजेंडरी इन्वेस्टर में से एक था। तो आखिर एप्स्टीन के पास इतना पैसा आया कहां से? तो ये समझने के लिए हमें इस बिजनेसमैन के बारे में अच्छे से समझना होगा। बात है मिड 1980s की, जब एप्स्टीन की लाइफ में लेस वैक्सनर नाम के एक बिजनेसमैन की एंट्री होती है। ये वैक्सनर अमेरिका का वन ऑफ द बिगेस्ट रिटेल किंग था और वो विक्टोरिया सीक्रेट, बाथ एंड बॉडी, द लिमिटेड जैसे टॉप ब्रांड्स को ओन करता था। अब यहाँ पर एक चीज को बहुत ही ध्यान से समझना, ये जो वैक्सनर था वो बहुत ही प्राइवेट आदमी था और वो अपने पैसों के मामले में बहुत ही सुपर कॉशियस था। इस टाइप के जो लोग होते हैं वो नॉर्मली किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। लेकिन 1991 आते आते बहुत ही शॉकिंग चीज होती है। वैक्सनर एप्स्टीन को अपने पूरे फॉर्च्यून का पावर ऑफ अटॉर्नी बना देता है। इसका मतलब था कि जेफरी एप्स्टीन अब वैक्सनर की परमिशन के बिना उसके पूरे पैसे को विड्रॉ कर सकता है, कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकता है और अपनी मर्जी से वैक्सनर की कंपनी चला सकता है। यानी वैक्सनर की कंपनी की फुल अथॉरिटी अब एप्स्टीन के पास आ चुकी थी। अब जरा सोच कर देखो कि कौन सा बिलियनेयर अपने पूरी जिंदगी की कमाई एक ऐसे इंसान के हाथ में सौंप देगा जिसका कोई पब्लिक ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है। वैक्सनर जो उस समय अमेरिका का सबसे अमीर आदमी बनने की रेस में था, जो एक जीनियस था जिसने यूएस में हजारों स्टोर खड़े किए थे, इसीलिए वो कोई बेवकूफ तो नहीं था। लेकिन एप्स्टीन से मिलने के बाद वैक्सनर ने ये अजीब फैसला क्यों लिया, ये आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन वैक्सनर के इस डिसीजन ने एप्स्टीन की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। वैक्सनर का मैनहट्टन में 28,000 स्क्वायर फीट का एक लग्जरियस मैंसन था। एप्स्टीन अब उसमें रहने लगा था और एप्स्टीन को वैक्सनर के बेडरूम तक का एक्सेस मिल चुका था, जहां सिर्फ बिलियनियर को ही एंट्री मिलती थी। इवन एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1991 से लेकर 2007 तक एप्स्टीन के पास मोर देन 200 मिलियन अकेले वैक्सनर से आए थे। और इसके अलावा वैक्सनर का आलीशान घर सिर्फ कुछ ही डॉलर में एप्स्टीन के नाम पर ट्रांसफर हो चुका था। और यही नहीं, वैक्सनर के पास एक प्राइवेट जेट बोइंग 727 था, जो कि सिर्फ $1 की कॉस्ट में एप्स्टीन को मिल चुका था। और इसी जेट को आगे जाकर लोलिता एक्सप्रेस नाम दिया गया था, जिसमें इलाइट्स को बैठाकर एप्स्टीन अपने प्राइवेट आइलैंड पर ले जाता था। वैक्सनर के इस डिसीजन से एप्स्टीन के पास अच्छा खासा पैसा आ चुका था और उसके बीच वो एक मास्टर स्ट्रोक खेलता है। वो क्या करता है कि 1996 में वो अपनी रेसिडेंसी को एक वर्जिन आइलैंड पर शिफ्ट करता है और 1998 में वहां पर एक कंपनी बनाता है, फाइनेंशियल ट्रस्ट कंपनी। और उसी बीच वो लगभग $8 मिलियन का एक लिटिल सेंट जेम्स नाम का एक आइलैंड खरीदता है। और ये वही आइलैंड है जहां एप्स्टीन अंडर एज गर्ल्स की ट्रैफिकिंग करता था। लेकिन इसमें मास्टर स्ट्रोक क्या था? तो मास्टर स्ट्रोक ये था कि जो वर्जिन आइलैंड है उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कमीशन नाम से एक प्रोग्राम होता है। इसके अंडर अगर कोई भी बिजनेसमैन वहां पर इन्वेस्ट करता है और वहां के लोकल्स को एम्प्लॉयमेंट देता है तो उस बिजनेसमैन को 90% कॉर्पोरेट एग्जेम्पशन मिलता है। इसीलिए एप्स्टीन ने वहां जाकर अपनी फाइनेंशियल ट्रस्ट नाम की कंपनी को रजिस्टर कर लिया। वहां के 10 से 11 लोकल्स को हायर कर उसने 1999 से लेकर 2018 तक अराउंड $300 मिलियन का टैक्स बचाया। उसने कमाया नहीं, सिर्फ टैक्स बचाया। और उसके इस मास्टर स्ट्रोक से वो एक लीगल तौर पर सुपर रिच मैन बन चुका था। और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एप्स्टीन ने शेल कंपनीज और ऑफशोर अकाउंट और टैक्स एक्सेम्पशन जैसी चीजें अपने करियर की शुरुआत में ही सीख ली थी। इवन साल 2000 से लेकर 2006 तक एप्स्टीन की कंपनी फाइनेंशियल ट्रस्ट कंपनी ने $300 मिलियन सिर्फ और सिर्फ फीस के फॉर्म में जनरेट किए थे। लेकिन पब्लिक सोर्स में इस कंपनी के अंदर कोई भी मेजर क्लाइंट नहीं मिलते जिसने की फीस के फॉर्म में उनसे ये पैसे कमाए हों। इसको लेकर एप्स्टीन बस ये बोलता था कि मैं बस बिलियनियर के साथ काम करता हूँ। लेकिन ये बात अपने आप में ही डिबेटेबल थी, क्योंकि कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट का ये कहना था कि अगर ये सच होता तो वॉल स्ट्रीट में एप्स्टीन के बारे में जरूर कोई चर्चा हो, या तो किसी ना किसी को पता होता कि एप्स्टीन किस बिलियनियर के साथ काम करता है। लेकिन उसके पब्लिक रिकॉर्ड्स में 1-2 लोगों को छोड़ दे तो एज सच कोई मेजर क्लाइंट था ही नहीं। लेकिन इस पॉइंट तक एप्स्टीन खासकर वैक्सनर के थ्रू एक मल्टी मिलियनियर
बिलियनेयर बन चुका था। अब यहाँ पर अगर आप एक पैटर्न देखो तो एप्स्टीन और वैक्सनर के बीच का रिलेशन बहुत ही शेडी था, क्योंकि वैक्सनर जैसा कोई भी बिलियनेयर एप्स्टीन को क्यों ही अपना घर, अपना जेट, अपनी प्रॉपर्टी और इवन अपने बैंक अकाउंट तक ट्रांसफर करेगा। इस पर कई लोग ये कहते हैं कि हो सकता है एप्स्टीन वैक्सनर से पैसा एक्सटॉर्शन के फॉर्म में ले रहा हो, और हो सकता है कि उसके पास वैक्सनर की कोई तो एक ऐसी चीज रही हो जिसे यूज कर वो वैक्सनर को ऐसे डिसीजन लेने के लिए मजबूर करता था। और फिर आता है ईयर 2007 और ये जो वैक्सनर था वो एप्स्टीन के साथ अपने सारे टाइज को तोड़ देता है और यहीं से एप्स्टीन का एम्पायर कोलैप्स होने लगता है। और जैसे ही वैक्सनर एप्स्टीन के साथ अपने सारे टाइज को तोड़ता है तो एप्स्टीन के पास जो फीस के फॉर्म में रेवेन्यू आता था वो तेजी से ड्रॉप होने लगता है। ऊपर से 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस भी आते हैं और तो और 2008 आते आते एप्स्टीन पर क्राइम को लेकर केस भी फाइल होते हैं। मतलब 2008 तक एप्स्टीन चारों तरफ से घिर चुका था और ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर कोई भी बिजनेसमैन बैंकरप्ट होकर खत्म हो जाता है। लेकिन एप्स्टीन के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 2008 आते आते एप्स्टीन एक ऐसे सर्कल का हिस्सा बन चुका था जिसमें बिलियनियर, पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज, साइंटिस्ट और सीईओज ऐसे कई ग्लोबल इलाइट शामिल थे। अब एप्स्टीन के पास सिर्फ पैसा ही नहीं, कनेक्शंस भी थे और यहीं से एप्स्टीनेबल रहा है। तो एप्स्टीन इतना आजाद कैसे घूम रहा था और क्यों कोई भी एजेंसीज उसके अनयूजुअल वेल्थ को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही थी? और क्या सिस्टम को सच में पता था कि एप्स्टीन क्या गेम खेल रहा है, या सिस्टम भी उसके गेम का एक पार्ट बन चुका था? या फिर क्या एप्स्टीन ने ही सिस्टम को इस तरह ब्लैकमेल कर रखा था कि सिस्टम उसे चाह कर भी छू नहीं सकता था? लेट्स डिकोड दिस इज इन चैप्टर नंबर 2। 1990s के शुरुआत तक एप्स्टीन के पास वैक्सनर जैसे बिजनेसमैन की दौलत थी और डॉगलस ली जैसे पावरफुल इंसान का सपोर्ट था जिसने एप्स्टीन को फियरलेस बना दिया था। लेकिन अभी भी एप्स्टीन के पास एक चीज की कमी थी एंड दैट वाज द एक्सेस ऑफ इलाइट। उसे एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उसे प्रेसिडेंट, रॉयल और इलाइट लोगों के बीच बैठा सके। और उसी बीच एप्स्टीन की मुलाकात एक लड़की से होती है और ये लड़की एप्स्टीन से भी ज्यादा खतरनाक होती है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि यही वो लड़की है जिसने एप्स्टीन को एप्स्टीन बनाया। बट नाउ द क्वेश्चन हियर इज कि लड़की कौन है? एंड आई गारंटी ये सुनने के बाद आप मूवीज देखना बंद कर जियोपॉलिटिक्स पढ़ना शुरू कर दोगे, क्योंकि एप्स्टीन और उस लड़की की कहानी किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। देखो, एप्स्टीन फाइल जैसा इतना बड़ा क्राइम कभी भी सीधा सीधा नहीं होता है। उसकी कई सारी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। जैसे बरगद का पेड़ बाहर से कितना भी बड़ा जाइंट क्यों ना दिखे, लेकिन जमीन के अंदर किसी को ना दिखने वाली उसकी जड़ें होती हैं जो उसे सीना तान कर खड़ा रहने की सराहना देती हैं। और एप्स्टीन को सराहना देने वाली कोई और नहीं बल्कि यही वो सुपर रिच लेडी थी। इसको अच्छे से समझते हैं। 1990 ये एप्स्टीन की लाइफ का वो फेज था जब उसके पास पैसा तो आ गया था लेकिन उसको अभी भी इलाइट सर्कल का एक्सेस चाहिए था। और 1991 में वो उसे मिल जाता है, वो भी एक इंसान की वजह से, रॉबर्ट मैक्सवेल, जो कि दुनिया के सबसे बड़े मीडिया टाइकून्स में से एक थे। वो एक दिन अपने लग्जरी यार्ड पर वेकेशंस मना रहे थे और उस यार्ड का नाम था लेडी घिस्लेन और ये नाम उन्होंने अपनी सबसे चहेती बेटी घिस्लेन मैक्सवेल के नाम पर रखा था। मैं ये सब इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये छोटी छोटी बारीकियाँ इस आगे की डॉक्यूमेंट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं। तो हुआ क्या कि 5 नवंबर 1991 को रॉबर्ट मैक्सवेल अपने यार्ड पर वेकेशन मना रहे थे और उसी दौरान उस यार्ड के बाहर समंदर में एक लाश तैरती हुई मिलती है और ये लाश किसी और की नहीं बल्कि रॉबर्ट मैक्सवेल की होती है। अब रॉबर्ट की डेथ को लेकर ऑफिशियल रिपोर्ट ये कहती है कि उसकी डेथ हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। रॉबर्ट का एक क्लोज फ्रेंड था जिसने रॉबर्ट की बॉडी को आइडेंटिफाई किया था। वो बताता है कि वो बस एक एक्सीडेंट था। उसके अकॉर्डिंग जो रॉबर्ट थे उन्हें अपनी यॉट के टेल पर रात में खड़े होकर पी करने की आदत थी। उस रात शायद वो अपना बैलेंस खो जाने की वजह से यॉट से नीचे गिर गए थे। लेकिन इस बात को लेकर उनकी बेटी घिस्लेन मैक्सवेल ये बताती है कि वो एक परफेक्टली प्लान्ड मर्डर था। Declares himself, gets on very well with them, and establishes good connections. He becomes a KGB agent. So that meant that a foreigner can be useful to us as a person who would have an access to some information, who would willingly or unwillingly share it with us. At the same time, he presents himself to MI6, and he says that he's established amazing connections with leading scientists all over the world.
1991 के बाद जब उनकी मिस्टीरियस डेथ हो जाती है तो उनका पूरा एम्पायर कोलैप्स होने लगता है। क्या हुआ कि उनके डेथ के बाद जब उनकी कंपनीज और उनके बैंक अकाउंट को इन्वेस्टिगेट किया गया तो उसमें ये मिला कि वो तो अपनी लाइफ को बाहर से फ्लैशी इंजॉय कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो बैंकरप्ट हो चुके थे। इवन उसने अपने एम्प्लॉयज़ के पेंशन को विड्रॉ करके खर्च कर डाला था और इस वजह से उसके एम्प्लॉयज़ उसके अगेंस्ट रैलीज करने लगे। लेकिन 1991 में जब उसकी मिस्टीरियस तरह से डेथ हो जाती है तो उसका पूरा एम्पायर कोलैप्स हो जाता है। लेकिन जब रॉबर्ट की डेथ हुई तो क्या हुआ कि उसके फ्रॉड का बर्डन उसके बच्चों पर आ गया और इस सब के चलते उसके बच्चों को अरेस्ट कर लिया गया। यानी एक तरह से रॉबर्ट की डेथ के बाद उसका एम्पायर और उसकी फैमिली टूट गई और ये सारी चीज़ें उसकी चहेती बेटी ग्हिसलेन मैक्सवेल की आंखों के सामने हो रहा था और यही लड़की आगे चलकर एप्स्टीन के साथ मिल जाती है। ये जो ग्हिसलेन मैक्सवेल थी ये अपनी बेटे की सबसे चहेती लड़की थी और ये अपने पापा के साथ सोशलाइजिंग हैंडल करती थी। इसीलिए वो बचपन से एक ऐसे एनवायरनमेंट में पली बड़ी थी जहां उसका लंदन में एक हाई सोसाइटी में उठना बैठना था। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस उसके घर आते थे, रॉयल्स उसके दोस्त थे और सेलिब्रिटीज के साथ वो पार्टीज करती थी। लेकिन जब उसके फादर की डेथ हुई तो सब कुछ बदल चुका था। उस समय ग्हिसलेन की एज सिर्फ 32 साल की थी जब उसका पूरा परिवार टूट चुका था और इवन यूके मीडिया ने उसकी फैमिली को एज अ विलन पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया था। अब सोच कर देखो, एक ऐसी लड़की जो बचपन से अपने पापा के साथ रॉयल रिसेप्शन अटेंड करती थी, विंबलडन अटेंड करती थी, बचपन से पैसों के बीच में ही रहती थी, बट सडनली अ डिकेड्स एंड शी लेफ्ट विथ नो मनी, नो ट्रस्ट एंड नो फंड्स एट ऑल। और इसके चलते हुआ ये कि ग्हिसलेन लंदन छोड़कर न्यूयॉर्क में जाकर शिफ्ट हो गई, जहां वो लंदन के कंपैरेटिवली एक छोटे से अपार्टमेंट में रह रही थी। और उस दौरान उसने बस इतना कहा था, आई एम सर्वाइविंग बट आई वुड से विल बी बैक। अब यहाँ पर मुझे एक पैटर्न नोटिस होता है। एप्स्टीन जिसने 1990 में बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया था, उसके पास आलीशान घर था, प्रॉपर्टीज थी और खुद का प्राइवेट जेट था, लेकिन अभी भी उसके पास इलाइट का एक्सेस नहीं था। और इसका उल्टा जो ग्हिसलेन मैक्सवेल थी, उसके पास इलाइट का एक्सेस था, अपने फादर से सीखा हुआ स्पाई क्राफ्ट भी था, पावर कैसे फ्लो होता है ग्हिसलेन को इसकी नॉलेज भी थी, लेकिन उसके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं बचा था और इसीलिए एप्स्टीन और ग्हिसलेन एक दूसरे के पार्टनर बने। हालांकि ग्हिसलेन के अकॉर्डिंग एप्स्टीन और ग्हिसलेन पहली बार एक पार्टी में 1991 में मिले थे और उनके एक म्यूचुअल फ्रेंड ने उनको एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराया था। लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि एप्स्टीन और ग्हिसलेन एक दूसरे के प्यार में थे, इसलिए वो एक दूसरे के साथ थे। लेकिन जितना रिसर्च मैंने इस टॉपिक पर किया है और जितना ऑब्जर्वेशन मेरा रहा है, आई कैन क्लियरली से प्यार व्यार कुछ नहीं था तो बस एक मर्ज। एप्स्टीन के पास पैसा था जो ग्हिसलेन को चाहिए था और ग्हिसलेन के पास इलाइट नेटवर्क का एक्सेस था जो एप्स्टीन को चाहिए था। दैट्स इट। जैसे ही एप्स्टीन की लाइफ में ग्हिसलेन की एंट्री होती है, एप्स्टीन की पर्सनैलिटी एकदम से बदल जाती है। ग्हिसलेन जिसको बचपन से ही पता था कि हाई सोसाइटी में कैसे रहा जाता है, वो एप्स्टीन को भी उस तरह से ग्रूम करती है। ग्हिसलेन की वजह से रॉयल प्रिंस एंड्रयू भी एप्स्टीन के घर आने जाने लगता है। बिल क्लिंटन उसके प्राइवेट जेट में ट्रैवल करने लगते हैं और डोनाल्ड ट्रंप उसके घर की पार्टीज में आने लगते हैं। ग्हिसलेन की वजह से एप्स्टीन का ग्लोबल इलाइट के बीच उठना बैठना शुरू हुआ था और आगे जाकर इन दोनों ने कुछ ऐसा किया जिसको सुनकर आज भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बिलियनियर और सेलिब्रिटीज के हाथ पांव कांपने लगते हैं। और एग्जैक्टली यहीं से हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है, द हनी ट्रैप। बाहर से देखने में लगता है कि एप्स्टीन एक पीडियो फाइल था जो अंडर एज गर्ल्स को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता था। That Jeffrey Epstein wasn't really a pedophile. There are about 1,000 of us. और यही पैसों का लालच दिखाकर वो ग्लोबल इलाइट को अपने आइलैंड पर बुलाता था। इससे इलाइट्स भी खुश हो जाते थे और एप्स्टीन का सर्कल भी स्ट्रांग हो रहा था। ये सब आपने सुना होगा और यही बातें मोस्टली मेन स्ट्रीम मीडिया में भी डिस्कस होती हैं। ये सब सुनकर बस इतना लगता है कि ये पैसा, कनेक्शन और रिडक्टेड की कहानी है। बट वॉट इफ आई से, ये इससे भी बढ़कर, इनफैक्ट इससे कई गुना बढ़कर एक स्पाई की कहानी है। एंड वॉट इफ आई से एप्स्टीन वाज नॉट जस्ट अ पीडियोफाइल बट अ स्पाई जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए काम करता था। चलो हम कुछ डॉट कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस चैप्टर में जो कुछ भी डिस्कस होगा, जो डॉट्स निकल आएंगे, जो पैटर्न निकल कर आएगा, वो मेरे खुद के रिसर्च का एक कंक्लूजन होगा। दिस इज माई ओपिनियन और मैं ये सारी बातें खुद से हवा में नहीं कह रहा हूँ और ना ही मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाने वाला हूँ।
ये सारी चीजें मैं एक रिसर्च बेस्ड थ्योरी पर कहने वाला हूँ, इसीलिए आई रिक्वेस्ट कि इस चैप्टर को अच्छे से देखो, समझो और जो कुछ भी आपके थॉट्स हैं वो कमेंट में जरूर बताओ। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एप्स्टीन ने 1998 में $8 मिलियन में लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड खरीद लिया था और इसका रीजन ये था कि उसे वहां रहकर लीगली टैक्स चोरी करना था। लेकिन इसके अलावा उसका एक और भी रीजन था एंड दैट वाज स्कैरी। इसीलिए इस बारे में यहाँ पर ज्यादा डिस्कस करके मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन जिसको भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है उसको एक लाइन में बता दूं कि जेफरी एप्स्टीन का ये आइलैंड पीडियोफाइल आइलैंड भी कहा जाता था। वहाँ पर 14-15 साल की लड़कियों को एक्सप्लॉइट करता था। 16 years old. Was 16. 17, 14 years old. This is me. This was me. This was me when I met Jeffrey Epstein. उस आइलैंड पर दुनिया भर के अमीर लोगों को ले जाकर अय्याशी करवाता था। और रिसेंटली एप्स्टीन फाइल को लेकर जो फोटोज सामने आई हैं उसमें स्टीफन हॉकिंग से लेकर बिल गेट्स तक ऐसे कई बड़े साइंटिस्ट, पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज और बिलियनियर के नाम शामिल हैं। अब यहाँ पर ना कुछ सवाल निकल कर आते हैं कि आखिर एप्स्टीन ये सब क्यों और किसके लिए कर रहा था, और दूसरा सवाल कि एप्स्टीन ये सब कैसे कर रहा था। वो आखिर छोटी छोटी लड़कियों को वो सब करने के लिए कन्विंस कैसे करता था। कैसे एप्स्टीन बिना किसी शोर शराबे के हजारों लड़कियों को अपने घर पर बुला लेता था और कोई पुलिस रिपोर्ट भी फाइल नहीं होती थी। और दूसरी तरफ बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, प्रिंस एंड्रयू जैसे दुनिया भर के इलाइट लोग जो अपनी इमेज मेंटेन रखने के लिए पीआर पर मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करते हैं, अपनी लाइफ का एक डिसीजन बिना किसी कंसल्टिंग के नहीं लेते हैं, तो फिर इन लोगों को एप्स्टीन ने अपने आइलैंड पर आकर वो सब कुछ करने के लिए कन्विंस कैसे कर लिया था। अब सबसे पहले समझते हैं कि एप्स्टीन ये सब कैसे ऑपरेट कर रहा था और फिर उसके बाद ये समझते हैं कि एप्स्टीन ये सब किसके लिए कर रहा था। देखो, ये सब करने के लिए एप्स्टीन और ग्हिसलेन ने एक प्रॉपर सिस्टम डिजाइन किया था जिसमें ये दो लेयर शामिल थे। वन वॉज द मैनिपुलेशन एंड सेकेंड वॉज द ईगो ट्रैप। और यही वो दो लेयर थे जिसे यूज कर एप्स्टीन अपने काले कारनामों को इतने स्मार्टली ऑपरेट कर रहा था। ये दोनों लेयर ऑपरेट कैसे होते थे, इन्हें वन बाय वन डिकोड करेंगे। लेयर 1, द मैनिपुलेशन। देखो, ये जो फर्स्ट लेयर थी उसमें वो अंडर एज गर्ल्स को रिक्रूट करता था और ऐसा करने के लिए उसने और ग्हिसलेन ने एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई हुई थी और इस वाली स्ट्रेटजी के अंदर कई अलग अलग लेयर शामिल थी। इसका पहला लेयर था नॉर्मलाइजेशन। इसमें होता क्या था कि ग्हिसलेन सबसे पहले शॉपिंग मॉल, थिएटर, स्कूल, क्लब्स में वहां जाकर सबसे पहले ये नोटिस करती थी कि किस लड़की को पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत है और उन्हें वो अपने जाल में फंसा सकती है। फिर वो उन लड़कियों के पास जाकर एक बड़ी बहन की तरह बातें करने लगती थी, उनसे फ्रेंडशिप करती थी और उन्हें शॉपिंग करवाती थी और धीरे धीरे वो उन लड़कियों का ट्रस्ट जीतकर उन्हें एप्स्टीन के घर पे इनवाइट करती थी। जब कोई अंडर एज लड़की एप्स्टीन के घर पर पहली बार जाती थी तो उसके साथ कोई भी अब्यूज नहीं होता था। लेकिन उस वक्त जो ग्हिसलेन थी उन लड़कियों से बात कर उनकी फैमिलीज वगैरह की सिचुएशन के बारे में समझ लेती थी। ग्हिसलेन ये सब इतने मैनिपुलेटिव वे से करती थी कि उसके बिहेवियर पर कई विक्टिम्स ने ये कहा था कि सी वॉज अ गुड लिसनर। She was a young, beautiful blonde, and she was like, सोशल और इमोशनल सिचुएशन के बेसिस पर उन्हें नॉर्मलाइज करती थी। पुशिंग बाउंड्रीज। अब इन लड़कियों को नॉर्मलाइज करने के बाद ग्हिसलेन सेकंड लेयर पर आती थी, में वो अपनी बाउंड्रीज को हल्का सा पुश करती थी। वो क्या करती थी कि वो अंडर एज गर्ल्स के सामने कभी कभी एडल्ट्स जो क्रैक करती थी और इस तरह एक्ट करती थी कि ये सब ग्रोन अप वुमेन के लिए नॉर्मल है, इसीलिए इसमें हिचकिचाने या शर्माने वाली कोई बात नहीं है। अब आप इमेजिन करके देखो कि उन अंडर एज गर्ल्स के लिए ग्हिसलेन एक उनकी बड़ी बहन की तरह थी और उन्हें लगता था कि अगर बड़ी दीदी कुछ कह रही हैं तो वो गलत नहीं होगा। और इसके बाद आता था इस मैनिपुलेशन का थर्ड लेयर, गाइडेड पार्टिसिपेशन। इस लेयर में ग्हिसलेन उन अंडर एज गर्ल्स को एप्स्टीन के रूम में ले जाती थी और शुरू में मूवमेंट ऑकवर्ड ना लगे इसलिए वो उससे फूड मसाज करवाती थी। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल था वो था माइंड कंट्रोल। एक विक्टिम ने खुद बोला है कि शी ट्राइड टू इनविजिबल इन द रूम और इसका मतलब था कि वो जो अंडर एज लड़कियां जो कुछ भी कर रही हैं वो गलत नहीं है। ग्हिसलेन ने उन सभी लड़कियों का माइंड इस तरह से वॉश किया था कि अगर किसी एक लड़की को ये लगे कि वो गलत कर रही है तो उस मजबूरी में वो उसे नजरअंदाज कर दे और जो कहा गया है वो उसे चुपचाप फॉलो करे। सो आप इन सब से अंदाजा लगा सकते हो कि ग्हिसलेन ने इन अंडर एज गर्ल्स को किस तरह से ट्रैप कर रखा था। और इतना ही नहीं, उन लड़कियों को पैसों का लालच देकर भी रिक्रूट किया जाता था। अब जरा सोच कर देखो कि एक 13-14 साल की लड़की जिसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक भी नहीं थी और उसके पास ग्हिसलेन आती है और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें पैसा भी दूंगी, जॉब भी दूंगी, तुम्हें प्राइवेट जेट में भी घुमाऊंगी और तुम्हें बिलियनियर के साथ उठने बैठने का मौका भी मिलेगा। तो ऐसे में उन लड़कियों का रिएक्शन क्या होगा? ऑब्वियसली उन्हें एक एस्पायरिंग और ड्रीम लाइफ मिल रही होती है, इसीलिए वो हाँ बोल देती हैं।
इस पर भी ग्लिसलेन एक नई स्कीम निकाल देती है कि अगर आप अपनी 3 दोस्त को लेकर आओगी तो आपको उस पर भी एक रेफरल बोनस मिलेगा। सो इट वाज लाइक अ पिरामिड स्कीम बेसिकली। और उन लड़कियों को ये थोड़ी ना पता था कि आगे जाकर इसका क्या अंजाम होने वाला है। और इस तरह ग्लिसलेन उन लड़कियों को बहुत ही चालाकी से रिक्रूट करती थी, उन्हें ग्रूम करती थी और फिर उन्हें अपने पर्पस के लिए यूज करती थी। तो ये तो हुआ इस कहानी का वो एंगल जिसमें एप्स्टीन और ग्लिसलेन लड़कियों को अपने ट्रैक में फंसाकर वहां लेकर आती थी। बट द सेकंड इज ईगो ट्रैप। लेकिन सवाल ये है कि दुनिया भर के इलाइट लोगों जैसे कि बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, एलॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों को पैसों की क्या कमी थी? अगर थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड देखा जाए तो इन लोगों को लड़कियों की भी क्या कमी थी? फिर यहाँ सवाल ये उठता है कि एप्स्टीन ने इन लोगों को अपने जाल में कैसे फंसाया? एप्स्टीन एक बहुत ही स्मार्ट गेम खेलता था। वो क्या करता था कि अमीर लोगों की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता था और उसके बेसिस पर फिर वो उनसे अच्छे कनेक्शंस बिल्ड करता था। फॉर एग्जाम्पल, वो जानता था कि जो साइंटिस्ट होते हैं उन्हें बस पैसा ही नहीं, रिकॉग्नाइजेशन भी चाहिए। इसीलिए वो हार्वर्ड और MIT में बिलियंस ऑफ डॉलर साइंस रिसर्च के लिए डोनेट करता था और उन्हें दिखाता था कि आई केयर अबाउट योर इन्वेंशंस एंड एफर्ट्स। और इसके चलते वो साइंटिस्ट के लिए एक जीनियस फिलैंथ्रोपिस्ट बन चुका था। उन्हें वो ऐसा फील कराता था कि जो हमारी सरकार है वो तुम्हें कुछ नहीं समझती, मैं तुम्हें समझता हूँ और उसके लिए मैं तुम्हें फंडिंग भी दूंगा। और इस तरह वो हर फील्ड के लोगों की वीकनेस को स्टडी करता था और फिर उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर उनका ट्रस्ट जीतता था। और इस सब के बाद वो उन्हें अपने प्राइवेट आइलैंड पर एज अ फ्रेंड इनवाइट करता था। अब होता क्या था कि एप्स्टीन इन्हें कई लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करता था और इन्हें एक कमरे में भेजता था और बस ये लोग एक बार उस कमरे में चले जाएं तो उन्हें सीक्रेटली रिकॉर्ड करता था और फिर प्रिंस हो या प्रेसिडेंट, सेलिब्रिटी हो या बिलियनेयर, हर कोई उसके इशारे पर नाचता था। 2008 में एप्स्टीन को 18 महीने की जेल होती है। ये जेल थोड़ी थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा अजीब थी। होता क्या था कि एप्स्टीन दिन भर जेल के बाहर रहता था। वो अपनी मीटिंग्स वगैरह अटेंड करता था, सारे काम निपटाता था और रात को बस जेल में सोने आता था। एक ऑफिसर ने ये कह रखा था कि एप्स्टीन के काम में कोई टांग नहीं अड़ाएगा क्योंकि वो इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए एक एसेट है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि एप्स्टीन किस लेवल पर खेल रहा था। नॉर्मली ये जो बिलियनर्स होते हैं वो ऐसे प्राइवेट आइलैंड वेकेशन वगैरह के लिए और वहां पर स्विमिंग और रिलैक्सेशन के लिए खरीदते हैं। लेकिन जब एप्स्टीन ने प्राइवेट आइलैंड खरीदा तो सबसे पहले उसने वहां के एग्जिस्टिंग केयर टेकर, मेंटेनेंस वर्कर, ऐसे एग्जिस्टिंग स्टाफ को फायर कर दिया और उसने वहां पे अपने खुद के लोग और सिक्योरिटी बैठा दी और तुरंत वहां पर कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दिया। जब 2019 में FBI की यहाँ पर रेड पड़ती है तो बहुत ही शॉकिंग चीज मिलती है। वहाँ दीवारों के अंदर हिडन कैमरास थे, इवन स्मोक डिटेक्टर और डॉल्स की आंखों में भी हिडन कैमरे लगे हुए थे। इस रेड में उन्हें मॉनिटर्स मिले थे, हार्ड ड्राइव्स मिले थे और ऐसी कई टेक रिलेटेड चीजें मिली। अब आप मुझे बताओ कि जब कोई चोर या कोई क्रिमिनल इल्लीगल एक्टिविटी करता है तो वो सोचता है कि उसके सारे कारनामे छुपे रहें। लेकिन जब एप्स्टीन खुद ही इल्लीगल एक्टिविटी कर रहा था तो फिर वो खुद से उन सारी चीजों को रिकॉर्ड क्यों कर रहा था? तो यहीं पर हमारा ये सवाल आता है कि एप्स्टीन ये सब क्यों कर रहा था और किसके लिए कर रहा था? रसिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसमें एक टीम बहुत ही पॉपुलर है एंड दैट इज कॉमप्रॉम्प्ट टीम। वैसे ये कॉमप्रॉम्प्ट फाइल क्या होती है, ये कैसे बनाई जाती हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्हें कैसे यूज करती हैं? ये जो कॉमप्रॉम्प्ट फाइल होती हैं, अभी के लिए बस इतना जान लो कि उस कॉमप्रॉम्प्ट फाइल में उनके एनिमी या कंपटीटर के कुछ ऐसे प्राइवेट वीडियोस और फोटोज होती हैं जिसको दिखाकर वो उनको अपने इशारे पर नचा सके। और एप्स्टीन ने तो एक दो नहीं, दुनिया भर के टॉप क्लास लोगों को ऐसे ही अपने इशारों पर नचाया था। एप्स्टीन के इस आइलैंड पर एक ब्लू एंड व्हाइट स्ट्रिप्ड एक मिस्टीरियस टेंपल था और उसके ऊपर गोल्डन कलर का ऐसा डोम था। इवन यहाँ आपको जो दरवाजे दिख रहे हैं वो भी नकली और पेंटेड थे। इस टेंपल को लेकर कई थ्योरीज ये कहती हैं कि ये एक लिफ्ट शॉप था जो अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स में जाता था और कई लोकल्स का इस आइलैंड को लेकर ये कहना है कि वहां पर अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क था। बट द क्वेश्चन इज एक्चुअल में वहां पर होता क्या था और एप्स्टीन ने इस आइलैंड पर इतनी ज्यादा सीक्रेट क्यों मेंटेन की थी? एंड यू नो, एप्स्टीन के आइलैंड पर जब FBI ने रेड मारा तो उन्हें वहां कई सारे कंप्यूटर और हार्ड ड्राइव्स मिले, लेकिन उनमें से मोर देन 300 GB का डाटा आज भी रिलीज नहीं किया गया है। तो फिर सवाल ये आता है कि उन हार्ड ड्राइव्स में जो कि मोर देन 300 GB है उसमें ऐसा क्या है कि FBI ने उसे आज भी रिलीज नहीं किया? देखो, इस डॉक्यूमेंट्री में मैंने पहले भी बताया है कि जो रॉबर्ट मैक्सवेल थे यानी ग्लिसलेन मैक्सवेल के फादर, वो इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए एज अ स्पाई काम करते थे और जेफरी एप्स्टीन जो डॉगलस लीज के साथ कनेक्टेड था जो अगेन इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ लिंक्ड थे। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि एप्स्टीन का ये मिशन पैसा कमाने से कई गुना बढ़कर था और वो मिशन कुछ और नहीं, दुनिया के पावरफुल लोगों का कॉमप्रॉम्प्ट फाइल बनाना था? तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि अपने फादर की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए और उनकी मिस्टीरियस डेथ का बदला लेने के लिए ग्लिसलेन एज अ स्पाई इंटेलिजेंस एजेंसीज को सपोर्ट करती थी?
अगर मेरा ये ऑब्जर्वेशन बेसलेस लग रहा है तो एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखो। He was put straight with the Israelis by Robert Maxwell at the time, a military intelligence, and started working there. एप्स्टीन को स्पाई बोलने वाला ये बंदा कोई आम इंसान नहीं है। वो खुद इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक फॉर्मर एजेंट है और खुद ये क्लेम किया था कि एप्स्टीन और गिस्लेन ने ग्लोबल इलाइट को ब्लैकमेल करने के लिए एक हनी ट्रैप बिछा रखा था। तो क्या सच में एप्स्टीन एक स्पाई बनकर इंटेलिजेंस एजेंसीज को सर्व कर रहा था, या फिर ये सब बस एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है? इस पर आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन की मौत हो जाती है और ऑफिशियल रिपोर्ट ये कहती है कि एप्स्टीन ने सुसाइड कर लिया था। लेकिन जब इस केस को लेकर मैंने रिसर्च किया तो मुझे कुछ बहुत ही शॉकिंग डाटा मिले और इसको लेकर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी कहती हैं कि एप्स्टीन कभी मरा ही नहीं था, उसको जेल से हटाकर अंडरग्राउंड कर दिया गया था। वैसे इंटेलिजेंस की दुनिया में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट स्टिल इस डॉक्यूमेंट्री में मैं कोई भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी डिस्कस नहीं करूंगा। मैं प्योरली रिसर्च के बेसिस पर डॉट कनेक्ट करूंगा और आपके सामने एक ऐसा पैटर्न रख दूंगा कि आप फिर उस पर अपना खुद का ओपिनियन फॉर्म कर सकते हो। इस चैप्टर को इन पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है जिससे आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल सके। अनयूजुअल कोइंसिडेंस, इसका पहला पार्ट है अनयूजुअल कोइंसिडेंस। क्या हुआ कि जुलाई 2019 में एप्स्टीन को अरेस्ट किया गया और फिर 23 जुलाई 2019 को ये पता चलता है कि एप्स्टीन अपने सेल में घायल मिला है। उसकी गर्दन पर कुछ निशान थे। हुआ क्या था कि टार्टेग लॉरेंस जो कि एक एक्स कॉप थे, उनको 4 मर्डर के जुर्म में अरेस्ट किया गया था और वही एप्स्टीन का सेलमेट था। और ऑफिशियल रिपोर्ट ये कहती है कि निक ने एप्स्टीन को मारने की कोशिश की थी, लेकिन निक का इस पर यह कहना है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया था और वहीं निक के लॉयर्स का भी यही कहना था कि निक ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब इस इंसिडेंट के बाद हुआ क्या कि जेल अथॉरिटी ने उसे सुसाइड अटेम्प्ट कंसीडर करते हुए एप्स्टीन को सुसाइड वॉच में डाल दिया। जब भी किसी प्रिजनर को सुसाइड वॉच में डाला जाता है तो उस पर 24/7 मॉनिटरिंग होती है जिसमें उसके कमरे की लाइट हमेशा ऑन रखी जाती है। इसके अलावा वो प्रिजनर अकेला नहीं रह सकता, उसके साथ एक और प्रिजनर रखा जाता है और वहाँ पर हर 15 मिनट में गार्ड्स आकर चेकिंग करते हैं। और इवन उस कमरे की जो बेड शीट होती है वो भी पेपर थिन होती है जिससे कोई भी प्रिजनर उसका फंदा बनाकर फांसी न ले ले। इससे इतना तो समझ में आता है कि एप्स्टीन को जहाँ रखा गया था MCC मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर, वो कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट था। लेकिन इसके बावजूद एप्स्टीन के केस में यहाँ जो हुआ वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था क्योंकि वहाँ पर एक के बाद एक कोइंसिडेंस हुए। पहला कोइंसिडेंस था द रिमूवल ऑफ सुसाइड वॉच। जैसा कि मैंने बताया कि 23 जुलाई को एप्स्टीन को सुसाइड वॉच में रखा जाता है, लेकिन उसके 6 दिन बाद यानी कि 29 जुलाई को उसे सुसाइड वॉच से बाहर निकाल दिया गया। एक ऐसा आदमी जिसने 6 दिन पहले एक सुसाइड अटेम्प्ट किया हो और उसे इस तरह सेफ डिक्लेयर कर देना इस जेल में बहुत ही रेयर था। इसके बाद एक और कोइंसिडेंस हुआ एम्प्टी सेल। 9 अगस्त यानी एप्स्टीन की मौत के ठीक एक दिन पहले एप्स्टीन का जो सेलमेट था उसको कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया और एप्स्टीन को उसके सेल में अकेला छोड़ दिया गया। लेकिन उस जेल के रूल ये कहते हैं कि कोई भी प्रिजनर अपने सेल में अकेला नहीं रह सकता, उसके साथ एक सेलमेट होना कंपलसरी होना ही चाहिए। लेकिन एप्स्टीन के केस में उसको अकेला ही छोड़ दिया गया। अब इसके बाद एक और कोइंसिडेंस हुआ द स्लीपिंग गार्ड। अब हुआ क्या कि जिस यूनिट में एप्स्टीन को रखा गया था वहाँ पर टोवा नोवेल और माइकल थॉमस नाम के ये 2 गार्ड ड्यूटी पर थे और उनका काम था कि उन्हें हर 30 मिनट में एप्स्टीन को जाकर चेक करना था। लेकिन हुआ क्या कि ये दोनों अपने मोबाइल पर ऑनलाइन शॉपिंग करके बैठ गए और उन्होंने उस रात एप्स्टीन को एक बार भी जाकर चेक नहीं किया। उसी रात एक और कोइंसिडेंस हुआ द ब्रोकन कैमरा। अब हुआ क्या कि जिस यूनिट में एप्स्टीन को रखा गया था वहां पर बाहर 2 कैमरास लगाए गए थे और ये जो कैमरास थे वो एप्स्टीन के जो सेल था उसके दरवाजे को रिकॉर्ड करते थे। लेकिन एप्स्टीन के डेथ के बाद जो जेल अथॉरिटी थी वो कहती है कि ये दोनों कैमरास मल फंक्शन कर गए। अब जरा सोच कर देखो कि एक जेल जो कि अमेरिका का वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर जेल है, जिसमें एक हाई प्रोफाइल प्रिजनर को रखा गया है, उसमें एक ही रात में इतने सारे कोइंसिडेंस कैसे हो सकते हैं। द ऑटो स्पाई। अब इस चैप्टर के पार्ट 2 में आते हैं द ऑटो स्पाई। जब गार्ड्स को समझ आता है कि एप्स्टीन की डेथ हो चुकी है तो सुबह के अराउंड 6:30 बज रहे थे। ऑफिशियल रिपोर्ट ने ये बताया कि एप्स्टीन ने अपने बेड शीट का फंदा बनाकर उसे लटक कर सुसाइड कर लिया। लेकिन डॉक्टर माइकल बेडन जो दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट हैं, उन्हें एप्स्टीन के भाई ने इस केस के लिए हायर किया था। लेकिन जब उन्होंने एप्स्टीन की बॉडी को ऑब्जर्व किया तो उसमें कुछ बहुत ही शॉकिंग मिला। देखो हमारे गले में यहाँ पर एक हाइवाइड बोन होता है और एप्स्टीन के केस में क्या हुआ कि ये बोन टूट चुका था। लेकिन इसको लेकर डॉक्टर बेडन ने कहा था कि हैंगिंग के केस में हाइवाइड बोन टूटना बहुत ही रेयर है।
और ये बोन मोस्टली तभी टूटता है जब कोई आपका गला घोटता है। और डॉक्टर बेडेन ने ये भी कहा था कि उन्होंने अपने 50 साल के एक्सपीरियंस में सिर्फ ऐसे 3 ही केस देखे हैं जिसमें हैंगिंग की वजह से ये हाइयोइड बोन टूट गया है। और तो और एप्स्टीन का जो शेल था वो बहुत ही छोटा था, उसका बेड भी बहुत नीचे था। लेकिन ऑफिशियल रिपोर्ट ये कहती है कि एप्स्टीन ने अपने नीलिंग पोजीशन यानी कि घुटनों के बल पर सुसाइड किया था, जो कि सुनने में बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक लगता है। लेकिन अगर देखा जाए तो एप्स्टीन जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट था, क्योंकि उसने जेल से निकलने के लिए बहुत सारे फाइल्स अपील कर रखे थे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि एक ऐसा इंसान जो जीने के लिए इतना ज़्यादा डेस्परेट था, वो खुद को इतनी दर्दनाक मौत क्यों मारेगा। और कुछ सवाल ये भी निकल कर आते हैं कि एक ही रात में इतने सारे कोइंसिडेंस कैसे हो सकते हैं, इतनी सारी गलतियां कैसे हो सकती हैं, कैमरास कैसे बंद हो सकते हैं, और सिक्योरिटी गार्ड इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं। तो क्या ये सभी क्वेश्चंस एक बात की तरफ इशारा नहीं करते कि अगर एप्स्टीन जेल के बाहर होता तो कई पावरफुल लोग जेल के अंदर होते, और अगर जेल के अंदर ना भी होते तो उनकी इमेज, उनकी पावर सब कुछ छिन चुकी होती। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ जेफरी एप्स्टीन। और सबसे जरूरी बात, अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो सबसे पहले थैंक्स, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए मुझे 1 हफ्ते से भी ज़्यादा का टाइम लगा है, और इस बीच मेरी तबीयत भी खराब हुई है और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री पर मैं 500 लाइक्स का टारगेट रखता हूँ, और अगर यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब तो कर लेना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। बस एक बार इस छोटा सा क्लिप देख लो। देखो हमारे गले में यहाँ पर एक हाइयोइड, देखो हमारे गले में यहाँ पर एक हाइयोइड, देखो हमारे गले में यहाँ पर एक हाइयोइड, देखो हमारे गले, देखो हमारे गले में यहाँ पर एक हाइयोइड बोन होता है। हाइयोइड, देखो हमारे गले में यहाँ पर एक 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 हाइयोइड बोन होता है। देखो हमारे गले में यहाँ पर एक हाइयोइड बोन होता है। देखो हमारे गले में यहाँ पर एक हाइयोइड बोन होता है।